नमस्कार, मैं उमर अमन सेमवाल आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। टॉपिक है उत्तरकाशी का ऐतिहासिक अध्ययन। पिछले टॉपिक में सौम्य काशी माध्यम में मैं चर्चा कर चुका हूँ, वो पौराणिक पक्ष था और आज मैं इसके उत्तरकाशी के ऐतिहासिक पक्ष पे चर्चा करूँगा। तो ऐतिहासिक पक्ष पे चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने सालों तक विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करके मैटर इकट्ठा किया है और उसको आपको पूरे ऑथेंटिक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक प्रेषित करूँ। तो जिन पुस्तकों का अध्ययन किया गया है उसमें गढ़वाल का इतिहास, पंडित हरकृष्ण तुड़ी जी जो कि भूतपूर्व वजीर थे रियासत टिहरी गढ़वाल के, उसके बाद डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का ये उत्तराखंड का इतिहास भाग 6 टिहरी रियासत का इतिहास, और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह मेहरा की ये पुस्तक है मध्य हिमालय की रियासतों में शासन प्रबंध एवं समाज, ये शोध पुस्तक है। ये हो गई डॉक्टर जगदीश प्रसाद बिजलौर जी की ये किताब टिहरी एवं उत्तरकाशी का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ये भी शोध पुस्तक है। और डॉक्टर शिव प्रसाद नथाणी जी की ये किताब उत्तराखंड का सांस्कृतिक इतिहास। अभी मैं फिलहाल समय की बाध्यता के कारण पूरी पुस्तकें नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैंने राहुल संकीर्तन जी की पुस्तकें पढ़ी है, हिमालय परिचय और उनकी तीर्थ यात्राएं, जो विवरण है वो भी मेरा जीवन परिचय, ये पुस्तकें उनकी जो है उनका भी अध्ययन किया। और इसके अलावा डबराल जी के कई भाग ने कई इतिहासकारों के अध्ययन के पश्चात और फिर जो अपनी लिखी हुई पुस्तक है उत्तराखंड के सुरंग अंचल में स्थित श्री गंगोत्री तीर्थ क्षेत्र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, इस पुस्तक पे उन सबका सार लिखा है। तो उत्तरकाशी के ऐतिहासिक परिचय पे आज चर्चा करते हैं हम लोग। पुस्तक में ऐतिहासिक दृष्टि से जो तथ्य इतिहासकारों ने रखे हैं मैं उन्हीं तथ्यों को आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। बड़ाट में सबसे पहले नाग बस्तियों का उल्लेख किया गया डॉक्टर प्रसाद डबराल जी के द्वारा उत्तराखंड का इतिहास भाग 3 में, और उन्होंने महाभारत के एक श्लोक को उसमें कोट किया है, बहुनी नाग विश्वामी गंगा तीरे चौतरे, विजय पर्व से है। अर्जुन ने प्रापत पे विजय के साथ ही कई नाग बस्तियों को जीता और नागराज वासुकी की पुत्री उल्लूपी से विवाह किया। तो हिमालय के बालाट या इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ही डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने नाग बस्तियों का उल्लेख किया है। और नागों से अन्य इतिहासकारों ने भी जोड़ा है। राहुल संकीर्तन जी ने, टी एटकिंसन ने, इन्होंने भी उत्तरकाशी को नाग संस्कृति का गढ़ बताया, उत्तरकाशी और गोपेश्वर को। तो इधर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से गणपति नाग, ग शब्द से गणपति नाग वर्णन किया है बहुत सारे इतिहासकारों ने, और ये मानते हैं कि गोपेश्वर से लेकर उत्तरकाशी तक जो है ये सारी इन नागों के अधीन थी। और ये घटनाएं लगभग 5वीं सदी तक चली। 5वीं सदी तक नागवंशी शासकों का शासनकाल इतिहासकार जो है उत्तरकाशी और उसके आसपास मानते हैं, या हम ये कहें कि प्रधान हिमालय का जो क्षेत्र है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ तक भी ये सारे नागों के अधीन माने गए हैं। और उत्तरकाशी का जो शक्ति स्तंभ है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना ये है कि ये नागों ने ही स्थापित किया, और उसमें नागराजाओं की, गणेश्वर नाग और गोनाग की जो प्रशस्ति लिखी हुई है वो नागराजाओं के काल की है। राहुल संकीर्तन के मुताबिक बड़ाठ स्तंभ लेख और जो त्रिशूल है शक्ति मंदिर पे, राहुल संकीर्तन ने इनको उत्तराखंड का प्राचीन स्तंभ लेख और प्राचीन लिपि मानी है।
और इसमें नागराजाओं की, गणेश्वर नाग और उसके पुत्र गुहनाग की कृति लिखी हुई है। तो ये इतिहासकारों के अपने मत हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी ने थोड़ा इससे अलग वर्णन किया है कि वो तख्त स्तंभ को सुलिक वंशीय शासकों से जोड़ते हैं और लगभग जो 1192 और 1205 में नेपाल की तराइयों के आसपास चल राजाओं का शासक था चलिया मल। इतिहासकारों में इसमें भी भेद है, अशोक चल और कांसदेव चल, उनसे मिलाकर भी जोड़ते हैं। ये उत्तरकाशी तक पहुंचे थे और इन्होंने ही जो है शिव मंदिर बनवाया और स्तंभ लेख लिखा। तो अशोक चल की कुछ कृतियों का अपभ्रंश तो है इतिहासकारों के मुताबिक तख्त स्तंभ लेख पे, लेकिन उनका मंदिर से कोई ताल्लुक था या नहीं था, या उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया नहीं किया, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं अशोक चल जो है वो बौद्ध धर्म न्यायी था। ये लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की बात है। अब इस साम्राज्य में 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय था वो 7वीं शताब्दी में एक राज्य था उत्तराखंड में ब्रह्मपुर, जिसकी कल्पना जो है वो वेनसांग के विवरण से लिया गया है। हम सभी जानते हैं वेनसांग जो है थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आए। थानेश्वर कन्नौज भी हर्ष के राज्य में था और वेनसांग के वर्णन से जनरल कनिंगम साहब और उनके बाद के जो कई इतिहासकार हैं उन्होंने माना कि वो मोइलो या मोरध्वज हरिद्वार के आसपास को कहा गया है, हरिद्वार के क्षेत्र को, तो उसके उत्तर में आया। तो वेनसांग ने ब्रह्मपुर राज्य की कल्पना की और वेनसांग लिखता है कि यह राज्य जो है 4000 ली वर्ग क्षेत्र में घिरा हुआ था। ली कोई तिब्बती पैमाना है और लगभग किलोमीटर या उसके आसपास ही माना जाता है। 4000 ली का वर्णन किया है। 4000 ली का मतलब उसको कन्वर्ट किया भारतीय इतिहासकारों ने 667 मील में। इतने वर्ग क्षेत्र में जो है ब्रह्मपुर राज्य फैला हुआ था और ब्रह्मपुर राज्य की बाद में कुछ अभिलेख भी मिले। तालेश्वर अल्मोड़ा में एक स्थान है, वहाँ 2 ताम्रपत्र मिले और गढ़वाल कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहासकारों ने और गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहासकारों ने उस पर अध्ययन भी किया। उसमें ब्रह्मपुर के राज्य की स्थिति का स्पष्ट वर्णन है। काफी कुछ मैटर मिल जाता है इतिहासकारों को उस पर। और ब्रह्मपुर राज्य था ये तो सारे इतिहासकार मानते हैं, लेकिन उसकी राजधानी कहाँ थी इसमें बहुत ज्यादा विभिन्न मतभेद है। यदि डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी जी ने वेनसांग के वर्णन के आधार पर लिखा है कि वेनसांग गंगा नदी पार करके ब्रह्मपुर की राजधानी में पहुंचा था। गंगा नदी पार करने का मतलब तो अगर ऐसा है तो गंगा तो सर्वमान्य गंगा, पितृगंगा तो गौमुख से निकलने वाली धारा गंगा सागर तक जो पहुंचती है वही पितृगंगा है। बाद बाकी तो हमारे उत्तराखंड में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हर नदी के आगे लोगों ने गंगा जोड़ दिया, तो आज काफी कुछ भ्रम भी लोगों को जाता है। तो गंगा मूलतः जो गौमुख से निकलती है और गंगा सागर में मिलती है। बाद बाकी जितनी भी नदियां मिलती हैं, चाहे वो अलकनंदा जी है, चाहे वो भिलंगना है, चाहे वो अन्य नदियां हैं, उनके संगम से मिलने से पहले पहले अलग नाम है, लेकिन गंगा का नाम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बिल्कुल स्पष्ट है। लोकोक्तियां अलग चीज है और जो सांस्कृतिक भूगोल कहता है गंगा के बारे में उसमें कोई दो राय नहीं है। गंगा के तट पे अगर ब्रह्मपुर राज्य था तो निश्चित तौर पे बालाट ही उसकी राजधानी हो। खैर जैसा भी है, इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं और अनेक जगहों पे ब्रह्मपुर राज्य की राजधानी बताते हैं, लेकिन E.T. एटकिंसन जिन्होंने लगभग 20 साल तक उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं में शोध की, और महान पंडित राहुल संकृत्यायन जी जिन्होंने कटपृष्ठ की थ्योरी तक उन्होंने कहीं नहीं अपनाई, लेकिन वो सारे जगहों गए, उन्होंने सब जगह देखा, पूरे उत्तराखंड घूमे, तिब्बत तक भी गए। तो राहुल संकृत्यायन जी का और E.T. एटकिंसन का ये मत है कि ब्रह्मपुर की राजधानी जो है वो बालाघाट थी। और अगर ऐसा था तो ब्रह्मपुर की राजधानी में कुछ इतिहासकारों ने जो अनेक शोध निकाले कि वहाँ बीणेश्वर का मंदिर था,
और वो गंगा नदी के तट पे था। वो इंसान गंगा पार करके आया है अनेक नदियों ने, और वहाँ लगभग लगभग 4-5 बौद्ध मठों की भी वो बात करते हैं कि बौद्ध मठ भी थे। तो इस प्रकार से तिब्बत से बराड़ क्षेत्र का सांस्कृतिक संबंध रहा है। व्यापारिक लोग आते जाते रहते थे, तो हो सकता है पुराने काल से कुछ मठ भी बन गए हों। और बीणेश्वर, ईश्वर हमेशा शंकर के आगे लगता है। कुछ लोग कह रहे हैं बीणेश्वर का मतलब अनंतनाग या शेषनाग जी है, लेकिन लोग जो है, मैं नहीं मानता हूँ कि स्वर जो है किसी अन्य देवता के नाम के आगे लगता है। स्वर सिर्फ शंकर जी के ही आगे लगता है। विश्वेश्वर, भास्करेश्वर, ये सब उन्हीं के नाम है। तो शंकर जी का मंदिर अगर स्पष्ट होता है तो बड़ाठ के ब्रह्मपुर राज्य की राजधानी होने में कोई शक नहीं है। तो खैर, बड़ाठ जो है गोरखानी आक्रमण के समय भी अपने आप में बड़ाठ या उत्तरकाशी, कोई उसमें मंतव्य अलग अलग न समझे। बड़ाठ पुराना नाम है और उत्तरकाशी अब का नाम है। जब जिला बना तो उत्तरकाशी का या बड़ाठ का वर्णन जो है जेम्स वेली फ्रेजर ने भी विस्तृत रूप से किया है अपनी पुस्तक द हिमालय माउंटेन में। बड़ाठ जो है गोरखा आक्रमण के समय तक लगभग लगभग 50-60 मकाने, 50-60 दुकानें और बहुत बड़ा मकान का क्षेत्र था और बड़ा व्यापारिक केंद्र था। लेकिन फ्रेजर लिखता है कि जब वो उत्तरकाशी पहुंचा तो 1803 के भूकंप से और उसके बाद जो बाढ़ आई उससे पूरी उत्तरकाशी नगरी खत्म हो गई। 250-300 लोग उसमें मरे थे। और उसके पश्चात जो है कई मकान वगैरह मलबे में दब गए, क्षतिग्रस्त हो गए। और फ्रेजर ने सिर्फ 5-6 मकान देखे थे और उजाड़ बस्ती देखी थी पूर्णतः। वो लिखता है फ्रेजर, ये जो एक विकसित नगर था पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। फ्रेजर अपनी चीज में एक बार और भी लिखता है। डॉक्टर नेथानी ने, श्री प्रसाद नेथानी जी ने अपनी किसी पुस्तक में ये कथन किया है कि जेम्स वेली फ्रेजर को मणिकर्णिका घाट पे ऐसा कोई साधु मिला जिसने फ्रेजर को ये कहा कि गोरखों का राज अब तुरंत खत्म होने वाला है और आपका राज्य अब शुरू होता है। यानी फ्रेजर जब आया था तो बड़ाठ जो है गोरखों के अधीन था। और फ्रेजर जब बाद में गोरखे पराजित हुए और अंग्रेजों का ने जीत लिया गढ़वाल को और 2 भाग हो गए। टिहरी गढ़वाल तो महाराज सुदर्शन साहब को मिल गया था, टिहरी वाला हिस्सा, टिहरी उत्तरकाशी वाला हिस्सा। बल्कि उत्तरकाशी 1824 में मिला और विवाद था, अभी मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। 1824 में मिला। लेकिन फ्रेजर बहुत आश्चर्य था, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इस क्षेत्र में जो है बहुत सिद्ध महात्मा रहते हैं। बड़ाठ भी अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर था। और दूसरी बात, हाट शब्द, हाट का अर्थ होता है बाजार। अब हम देखते होंगे कि बाड़ाहाट, डीडी हाट, द्वारा हाट, इस प्रकार के कई शहरों में, उत्तराखंड के शहरों के नाम के आगे हाट लगा हुआ है। राहुल संकीर्तन जी ने तो यहाँ तक कहा है कि हाट का अर्थ जो है वो राजधानी ही होता है। तो फिर बाड़ाठ में गोरखों के जाने के बाद जो है वो व्यापारिक गतिविधियां पुनः शुरू हो गई, नगर आबाद हो गए। और ये जो है बाड़ाहाट का मतलब कई लोगों से मैंने पूछा, बुजुर्ग लोगों से, वो 12 पट्टियों का बाजार, सर 12 पट्टियां थी और बाजार था। और उत्तरकाशी बहुत सेंटर में पड़ता है, चाहे वो उस समय की व्यापारिक दृष्टि से, चाहे वो उत्तर में तिब्बत हो और इधर भिलंग बासरो गंगे का क्षेत्र टिहरी गढ़वाल का, उसका भी मिड सेंटर है, और रवाई का भी मिड सेंटर, और उधर से ऋषिकेश वाले रूट से भी मिड सेंटर, काफी जगहों से मिड सेंटर होने के कारण जो है उत्तरकाशी जो है व्यापारिक नगरी बन गई थी। और 105 इसको रवाई परगने से अलग करके एक अलग सब डिवीजन बना दिया गया था। सब डिवीजन में ये परगना बन गया था। बहादुर रामदत्त ततुड़ी जी को जो है फॉरेस्ट का प्रथम कंजर्वेटर नियुक्त किया गया था बड़ाठ का। और उसके बाद 1921 में आते आते तो यहाँ पे महाराज साहब के समय, नंद सागर समय जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई थी। और उत्तरकाशी काली मंदिर के बगल में ही बंगला हुआ करता था, तो वहीं कचहरी लगती थी। तो खैर उसके बाद जो उत्तरकाशी में है वो व्यापारिक केंद्र तो रहा ही। और जब रियासत अपने पूरे चरमोत्कर्ष पे आ गई, व्यापारिक केंद्र आ गया, तो ये जो है गंगा किनारा होने के कारण जो है
साधु संतों, तीर्थयात्रियों का और अंग्रेजों का और विदेशियों का, सैलानियों का एक केंद्र बन गया। और इसका कारण ये भी था कि रियासत काल में सुचारू रूप से जो है गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ यात्राएं शुरू हो गई थी। तो लगभग गंगोत्री यमुनोत्री के जो तीर्थ यात्री थे उनके रहने के लिए भी यहाँ स्थान बन गए थे। बाद में काली कमली की धर्मशालाएं बनी, पंजाब सिंह क्षेत्र ने धर्मशालाएं बनाई, सब रियासत काल में बनी हुई है, बिरला धर्मशालाएं हैं। और इस प्रकार से योग निकेतन है। तो पुराने पुराने कई ऐसे आश्रम बने जहाँ पे जो है बाहर के लोग रहते थे, निवास करते। स्वामी तपोवन महाराज जी जो दक्षिण भारत कर्नाटक के रहने वाले थे, उन्होंने आके उत्तरकाशी में योग साधनाएं की। मैंने पिछले भाग में, पौराणिक भाग में, तपोवन महाराज जी के हिमगिरी विहार के कई अंशों को प्रस्तुत किया। और उसके अलावा उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री के लिए यात्री आते जाते रहते थे, भगवान विश्वनाथ का भी दर्शन करते थे यहाँ पे, और बाजार के रूप में भी ये प्रसिद्ध हो गया। और उसके बाद लगभग ये राजा कीर्तिशा के समय में ही उत्तरकाशी को नगर पालिका का दर्जा मिल गया था। और सबसे बड़ी बात यह है, महाराज कीर्तिशा के नाम पे घनानंद खंडूड़ी जी ने यहाँ पे कीर्ति पाठशाला बनवाई, और जो आज राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत पुराना विद्यालय है, 1920-21 का बना हुआ। ये घनानंद खंडूड़ी जी ने बनवाया था राजा कीर्तिशा के नाम पे। और एक बहुत संख्यक जो जनता है इस गंगा घाटी के, उनके बच्चे इन विद्यालयों में पढ़े। तो मैं कह सकता हूँ इन सारांश में, उत्तराखंड के जो अति प्राचीन नगर हैं, चाहे वो जोशीमठ हैं, चाहे वो डीडीहाट हैं, जिनकी ऐतिहासिक महत्ता जो है कत्तूरी काल तक जाती है, चाहे वो द्वारहाट हैं, ये और पिथौरागढ़, सीरासौर जिनको कहा गया, तो लगभग उनके समकालीन या कुछ नगरों से तो बहुत पहले जो है उत्तरकाशी का इतिहास शुरू होता है। 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी एक नया जिला बन गया, और तब से आज व्यापारिक केंद्र के रूप में बना हुआ है। एक चीज़ मैं और बताऊं, मैंने पहले भाग में भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि उत्तरकाशी जो है बारणावत पर्वत के नीचे बसा हुआ है। कुछ लोग गलत ढंग से बरुणावत कह देते हैं। केदारखंड स्पष्ट तौर से कहता है कि अस्मिन् तीर्थे महाभागे बारणावत संज्ञ के, ये जो है बारणावत पर्वत है, और उसके नीचे जो है एक बारणावत गांव था। मैं भूल गया था बोलना, या पहले पार्ट में मैंने बोला कि पांडवों के समय भी जो केदारखंड कह रहा है बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था है, ये जो है बारणावत नामक ग्राम था। और इस पर मैं पिछले भाग में चर्चा कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से हम सुंदर नगरी को, उत्तरकाशी के विवरण मैंने आपके सामने रखा, और मुझे विश्वास है कि आपको विवरण पसंद आया होगा। और यदि ऐसी ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन के लिए और जानकारी के लिए आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन की जानकारी मैं देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।